नीता ने अभय के लिए चाय लाकर टेबल पर रख दी और चुपचाप टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ केतली से प्याले में चाय डालने लगी। अभय ने नीता के झुके हुए चेहरे पर नज़र डाली। लगता था वह अभी अभी रोकर उठी है। अभय रोजाना ही नीता को उदास देखता है। वैसे नीता रोती बहुत कम है। वो समझता है कि नीता के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसलिए उसने पूछकर नीता को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं। नीता के स्वर में हल्का सा कंपन था। क्यों? माँ जी कहती हैं कि उन्हें बहुत थकावट महसूस हो रही है कि चाय पीने के लिए बैठ नहीं सकती, और पिताजी को चाय नुकसान करती है। तो पिताजी को दूध दे देती। ले गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दूध उन्हें पचता नहीं है। अभय चाय का कप हाथ में लेकर माता पिता के रूम की ओर जाने लगा तो नीता धीरे से बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान भी कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतज़ार में मत बैठी रहना। माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। नीता ने चाय नहीं पी, गोद में हाथ रखे खिड़की से बाहर देखती रही। काश वह भी हवा में उड़ते बादलों की तरह स्वतंत्र और चिंता रहित होती। नीता के पिता एक अच्छे डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वे किसी को भी दुख में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो वे उससे फीस का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि उल्टे उसे फल व दवाइयों के लिए कुछ पैसे अपने पास से दे देते थे। परिणाम ये हुआ कि वे जितना काम व मेहनत करते थे उतना धन संचित नहीं कर पाए। फिर उनकी लंबी बीमारी चली। जो थोड़ा बहुत पैसा था वह ख़त्म हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ एक घर के अलावा और कोई संपत्ति नहीं बची थी। सबसे बड़ी बहन होने के नाते नीता ने घर का भार संभालना अपना कर्तव्य समझा। उसने एक विद्यालय में टीचर की नौकरी कर ली। छोटी बहन रिया मेडिकल कॉलेज में चौथे साल में थी और भाई अनुज इंजीनियरिंग के दूसरे साल में। अभय ने जब नीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ मना कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक रिया पढ़ाई पूरी करके कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक वह शादी की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर अभय ने आश्वासन दिया था कि शादी में वह कुछ खर्च न होने देगा और शादी के पश्चात भी नीता अपनी सैलरी घर में देने के लिए स्वतंत्र होगी। अभय का यह तर्क था कि एक दोस्त के नाते उसके परिवार के प्रति सब कुछ नहीं कर सकता जो परिवार का सदस्य बन जाने के पश्चात कर सकेगा। यह तर्क नीता को भी ठीक लगा था। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वह खुद को बहुत ही अकेला व असहाय सा पाती थी। उसने सोचा, यदि उसे अभय जैसा जीवन साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाएगी। फिर भी नीता की आशंका थी कि अकेली संतान होने के कारण अभय से उसके माता पिता को बहुत सी उम्मीदें होगी और इसलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में ऐतराज़ हो सकता है। पर अभय ने इस बात को भी टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उससे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वे दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। अभय के पापा आलोकनाथ एक साधारण ऑफिस में क्लर्क की हैसियत से ऊपर ना उठ सके थे। अभय उनकी उम्मीदों से बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। अभय सोचता था कि उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से ही इतने अधिक संतुष्ट हैं कि नीता की सैलरी की ज़रूरत अनुभव नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे वो अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने बेटे का विवाह बिना दहेज लिए केवल इसलिए किया था कि बहू अपनी सैलरी से वह कमी पूरी कर देगी। जब उनकी वह आशा पूरी नहीं हुई तो वे चिढ़ गए। उन्हें इस भावना ने जकड़ कर रख लिया कि उन्हें धोखा दिया गया है। अभय कमरे में पहुंचा तो उसकी माँ नीलम अपने पलंग पर लेटी हुई थी। आलोकनाथ पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अभय बोला, माँ, नीता कह रही थी कि आप बहुत थकान महसूस कर रही हैं। चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी। रहने दे बेटा,
चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेंगी? नीता पिताजी के लिए मौसमी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊँगी। मैं तेरी माँ हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्चे बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर भार बन जाऊँ? क्या करूँ? उम्र से मजबूर हूँ, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं नीता को रोटी बनाने देती? वो तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है अभय? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा। तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा रोटी खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस लेकर माँ बोली, माँ बाप बेटे का विवाह कितने अरमानों से करते हैं कि घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। मनोहर जी 10 लाख रुपए नगद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती वह क्या आपको जूस निकाल कर देती? कार में उसे फिल्में दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरे आधा से ज़्यादा तनख्वाह ख़त्म हो जाती। ऊपर से उसके उलाहने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी हुआ ही ना होता तो क्या होता? यदि नीता कुछ लाई नहीं तो वह अपने ऊपर खर्च भी तो कुछ नहीं कराती। तुमसे तो इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि यह समस्या कैसे हल हो? नीलम के पास जो समाधान था वह उसके बिना बताए भी अभय जानता था, सो वो चुप रही। अभय ही फिर बोला, थोड़े दिन और धैर्य रखो माँ। रिया ने आखिरी साल की परीक्षा दे दी है, अब उसका खर्च तो समाप्त हो ही जाएगा। अनुज भी 1-2 सालों में योग्य हो जाएगा और उसके साथ नीता का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वो नौकरी छोड़ देगी। अरे एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वह इसलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। अबे हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता आप क्यों करती हैं माँ? रिया डॉक्टर बनकर स्वयं अपनी शादी के लिए ही बहुत पैसे जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है, तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा? तभी नीता 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर कमरे में आई। अबे हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की ज़रूरत की बात कह रही थी, नीता तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई है, अब पी लो। नीता ने इतने प्यार से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता, अभय का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। शादी के पश्चात नीता ने एक बार भी सुनाकर नहीं कहा कि अभय ने उसे जो आश्वासन दिए थे वे निराधार थे। उसने कभी यह नहीं कहा कि अभय के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने में उतना ही पैसा खर्चा किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं कि वह अपने भाई बहन का योग्य बनाने में सहायता करे? वह तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाती है। कभी उसने पति से कोई स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी अब भी उन्हें ही पहनती, पर उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। नीता ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख अभय उससे काफ़ी प्रभावित था। यही बात वह अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वे तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखते, केवल इसलिए कि वे बहू को यह बतलाना चाहते थे कि वह अपने भाई बहन के ऊपर जो रुपए खर्च करती है वह उनके अधिकार का अपहरण है। नीता स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के 2 लड़कों ने उन्हें बताया कि आलोकनाथ जी जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे, तभी एक बाइक वाला उन्हें धक्का देकर भाग निकला और वे सड़क पर गिरे पड़े हैं। नीता तुरंत घटनास्थल पर
पहुंची। ससुर जी बेहोश पड़े थे। नीता कुछ लोगों की मदद से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी से रिया को फ़ोन किया। रिया ने कहा कि वे टेंशन ना ले, वो जल्द ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। नीता ने छुट्टी के लिए स्कूल फ़ोन कर दिया और घर आकर हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी सामान रखने लगी। तभी रिया आ गई। जितनी तत्कालीन चिकित्सा करना संभव था उसने की और उन्हें हॉस्पिटल ले गई। रिया अपने स्वभाव व व्यवहार के कारण पूरे हॉस्पिटल में सबसे प्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी हॉस्पिटल में भर्ती होने आया है, उसके दोस्तों और संबंधित डॉक्टरों ने सब इंतज़ाम कर दिए। घबराहट के कारण नीलम को लग रहा था कि वह शक्ति रहित होती जा रही है। सारे हॉस्पिटल में एक हलचल सी मची हुई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसके रिटायर्ड पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में नीता आकर सास को धीरज बंधाने का प्रयत्न करती। अब है ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था। नीता ने उसे भी इस घटना की सूचना दे दी। अनुज समाचार पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भागदौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक दोस्त ने उसे अपनी कार दे दी थी। 4-5 घंटे बाद आलोकनाथ जी कमरे में लाए गए। रिया ने बार बार नीता की सास को तसल्ली दी कि आलोक अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। नीलम ने कमरे में चारों ओर देखा। हॉस्पिटल में इतना अच्छा कमरा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तब अनुज बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती हैं? मेरे होते यदि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? नीता हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना खून दिया है ना, इसलिए ये बढ़ बढ़कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। ये सुनकर नीलम की आंखें छलछला आई। वे सोच रही थी कि यदि नीता ने बहन की पढ़ाई में मदद न की होती तो क्या आज रिया डॉक्टर होती और क्या उसके पति को ये सुविधाएं मिल पाती? मनोहर जी का बेटा क्या अपनी बहन को दहेज के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता? आलोकनाथ जी जब घर आए तब तक नीलम की मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात को पति को जल्दी भोजन करा के वे नीता के लिए कार्डिगन बुन रही थी। तभी उन्हें अनुज के आने की आवाज़ सुनाई दी। खुशी से उसका चेहरा उज्जवल हो उठा। अनुज ने एक डिब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है। पहली तनख्वाह मिली तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। ये सुनकर नीलम चकित रह गई। वे रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारा गर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी जब तक तू जॉब छोड़ने का वादा नहीं करेगा। मैं इस डब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप तो जीजा जी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब जल्दी से डिब्बा खोलिए, अनुज ने आतुरता से कहा। डिब्बा खोला तो नीलम स्तब्ध रह गई और डबडबाई आंखों से बोली, पगले, मैं बुढ़िया यह साड़ी पहनूंगी? अपनी दीदी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और अनुज ने नीलम का हाथ अपने सिर पर रख लिया। नीलम हंसे बिना न रह सकी। तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन हमेशा खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। मैं तो यही कामना करती हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।
शर्मा निवास में आज जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। आज प्रकाश जी और सविता जी की इकलौती बेटी रीता की शादी थी। रीता की शादी धूमधाम से निपट गई और रीता की विदाई हो गई। रीता की शादी के 6 महीने बाद ही सविता जी के बेटे रोहित की शादी थी। क्योंकि सविता जी को बहुत अच्छा रिश्ता मिला था तो उन्होंने शादी पहले ही मान ली थी। और आज धूमधाम से शादी हो जाने के बाद शिखा बहू बनकर शर्मा निवास आ गई। सारे रीति रिवाज धीरे धीरे निपट गए और सारे मेहमान भी विदा हो गए। शिखा एक सुंदर, सुशील और सारे गुणों से भरपूर थी। ससुराल में आते ही शिखा ने सबका दिल जीत लिया। शिखा ने सारे घर की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। घर से लेकर बाहर तक की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि वो सविता जी की दवाइयाँ भी खुद ख्याल से खरीद कर रख देती ताकि सासू माँ को कोई तकलीफ ना हो। सविता जी तो फूले नहीं समाती ऐसे सर्वगुण संपन्न बहू पाकर। सविता जी ना कभी किसी से शिखा की बुराई करती। अक्सर सास ऐसा नहीं करती है। सविता जी शिखा को रीता से भी ज़्यादा मान देती क्योंकि शिखा उस लायक थी ही। यह सब देखकर शिखा खुश हो जाती। बेटी रीता का रोज फोन आता, माँ सविता को, मगर रीता हमेशा अपनी माँ को भड़काती। मगर सविता जी कभी नहीं भड़कती। जब रीता को मौका मिलता वो अपनी भाभी के खिलाफ कभी माँ को तो कभी भाई रोहित को उकसाती, मगर उसकी यह चाल हमेशा नाकामयाब हो जाती। ऐसे ही एक दिन रीता माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। हेलो, कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा कई दिनों से बदन का दर्द असहनीय बढ़ गया है। तो फिर डॉक्टर को दिखा लो ना। लाओ भाभी को फ़ोन दो, मैं बोलती हूँ। ज़रूर आपसे ही घर का काम करवाती होगी। जैसे ही सविता जी ने पास खड़ी अपनी बहू शिखा को फ़ोन पकड़ाया, बिना कुछ सुने ही रीता बोलने लगी, भाभी थोड़ा ध्यान माँ का भी रख लिया करो, घूमने फिरने से थोड़ी फुर्सत मिले तो। माँ को डॉक्टर को तो दिखा लो, बेचारी कुछ कहती नहीं तो क्या, कम से कम आपको तो समझना चाहिए। अगर आपसे नहीं दिखाया जाता तो साफ साफ बोल दो, मैं ही दिखा लाऊंगी अपनी माँ को। ननद के ताने सुनकर शिखा की आंखें छलक आई। शिखा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी घर और परिवार संभालने की। सास सविता जी का भी बहुत सम्मान करती थी। जब से इस घर में आई थी तब से देख रही थी कि सास को बदन दर्द की समस्या है। उनकी दवा भी निरंतर चल रही थी। अब हल्की ठंड आते ही कभी कभी दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। सास की दवाइयाँ वगैरह लाने में कभी देर नहीं करती थी, जैसे खुद की ही बीमारी हो। लेकिन फिर भी ननद बार बार उसे नसीहत देती रहती। शिखा को बहुत बुरा लगता, मगर कुछ कहती नहीं। तभी आज ननद की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी। 1 महीने के लिए रीता मायके आई थी, अपना मन बहलाने या कहो कि सास बहू के रिश्ते में फूट डालने। एक दिन माँ के हाथों से कंघी लेते हुए रीता कुछ दम्भ भरे स्वर में बोली, लाओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। सविता जी कुछ बोली नहीं, चुपचाप कंघी बेटी के हाथों में थमा दी। कुछ देर रीता इंतजार करती रही थी कि माँ कुछ कहे, कम से कम इतना तो कह ही सकती है। देखो तो बेटी आखिर बेटी होती है। माँ के हाथों से कंघी ले ली, लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं। लेकिन सविता जी तो कुछ बोली ही नहीं, न बेटी की प्रशंसा न बहू की बुराई। रीता के सब्र का बांध टूट रहा था। उसके मन में बचकानी सोच हिलोरे ले रही थी और सोचने लगी, अभी साल भर पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो पूरे घर के सदस्यों की जुबान पर उसका ही नाम रहता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की जिम्मेदारी उसी की रहती थी। माँ की डायबिटीज़ की दवा तो वही याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है, इस चिंता से तो माँ मुक्ति रहती थी। जो तेरा जी चाहे बना ले, यही माँ का जवाब रहता था। भाई और पापा भी हर काम में उससे सलाह जरूर लेते थे। वह शादी करके ससुराल क्या गई और 6 महीने बाद ही भाई की शादी क्या हो गई कि सारे मायने ही बदल गए। जब वह ससुराल से आ रही थी तो रास्ते भर सोचते आई कि सभी उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। वो जितना सबका ख्याल रखती थी, भला बहू थोड़े ही रखती होगी। पापा अखबार के साथ चाय के लिए बहू की राह ताकते होंगे। माँ को भी अपनी दवा याद रहती भी होगी या नहीं। खैर, जाऊंगी
तो माँ भी अपने मन का दर्द बांटकर जी हल्का कर लेगी। आखिर माँ पापा को बेटी और बहू में फ़र्क तो नज़र आ ही गया होगा। पता नहीं कैसे वे लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। यह सोचकर उसका मन भारी हो गया था। लेकिन यहाँ आने पर तो नज़ारा कुछ और ही दिखा। न पापा के चेहरे पर शिकन, ना माँ के होठों पर बहू की शिकायतें, ना ही भाभी के दिलेर स्वभाव में कोई कमी। सबसे बड़ी बात, ना तो किसी ने उसकी कमी महसूस होने की बात कही और ना ही भाभी के किसी अवगुणों की चर्चा। मगर उसके साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी उसकी ननद मायके आती है तो उसकी सास तो उसकी बुराइयां करते थकती ही नहीं। उसे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। आखिर सारी दुनिया तो यही कहती है, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कंघी करते करते इन्हीं सब बचकानी सोचों के ज्वार मन में उमड़ते घूमते आखिर लबों से बोल फूट पड़े। आखिर होठों से बोल फूट ही पड़े। देखो तो माँ, भाभी तो आपको कंघी करते देखकर भी निकल गई, लेकिन मैं आपका बाल बांधने आ गई ना। आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। सविता जी उसके हाथों से कंघी लेते हुए बड़े ही सशक्त और दृढ़ स्वर में बोली, हाँ तुम सच कह रही हो बेटा, बहू बहू होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है। दूध का ग्लास लेकर मेरे सामने मेरी बहू ही खड़ी रहती है। तुम्हारे पापा और भाई की हर ज़रूरतों का ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल, हमारी सेवा नहीं करती है। अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे बाल बांधने आ गई, क्योंकि सारा काम मेरी बहू संभाल रही है। इसमें भी तुम्हें तकलीफ है तो लाओ दो कंघी, मैं अपने बाल स्वयं भी बांध सकती हूँ। माँ का जवाब सुनकर रीता हतप्रभ रह गई। वह सोचने लगी, यह कैसा मायका है, ना बेटी की प्रशंसा ना बहू की बुराई। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद ही सविता जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। रीता को तो मौका ही मिल गया शिकायत का। माँ, मैंने कितनी बार भाभी से कहा कि माँ का ध्यान रखा करो, लेकिन इन्हें तो कुछ परवाह है ही नहीं। मैं आज ही आपको बड़े डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, भले ही ज़्यादा फीस देनी पड़े। मगर भाभी, आपको माँ के खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी लापरवाह हैं आप। और भाई को तो फुर्सत ही नहीं रहती कुछ करने की। आपको क्या पता माँ को बीमार देखकर मेरे दिल पर क्या बीतती है। तभी डोरबेल बजी। रीता झट से दरवाज़ा खोली। दरवाजे पर खुद के पति को देखकर रीता हक्का बक्का सी हो गई। अरे आप यहाँ, पूछ सकती हो क्यों आए हो? तुम्हारी विदाई करवाने आया हूँ। दीदी चली गई हैं अपने ससुराल, क्योंकि उनके यहाँ किसी का निधन हो गया है। वैसे दीदी मम्मी को इस हाल पर छोड़कर नहीं जा रही थी, मगर मम्मी पापा ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। अब मम्मी इस हालत में कैसे घर संभालेगी? तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि मत जाओ मायके, 2 महीने बाद चली जाना, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। दरअसल रीता की सास का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, मगर रीता जानबूझकर मायके आ गई। दामाद बाबू ने उस समय जाने दिया, क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहते थे, और उनकी बहन भी आ गई थी माँ को संभालने के लिए। रीता की बोलती बंद हो चुकी थी, उसका भांडा फूट चुका था। अभी कुछ दिनों से अपनी भाभी को अच्छी बहू बनने का हिदायत दे रही थी। सविता जी से रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी, रीता मुझे अफसोस है कि तुम अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अरे तेरी भाभी तो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि तुझे मेरी इतनी चिंता है, लेकिन जिसकी सेवा तुम्हें करनी चाहिए उसे तू पूछती भी नहीं। जिस तरह मैं तेरी माँ हूँ, वैसे वो भी तो माँ बाप हैं। तुम्हें तो अपनी भाभी से सीखना चाहिए कि घर के बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखा जाता है। अपनी माँ की बातें सुनकर रीता की गर्दन शर्म से झुक गई। आज उसकी सच्चाई उसके मायके वालों के सामने आ गई थी। उस दिन के बाद रीता ने भाभी को हिदायत देना बंद कर दिया और खुद भी अच्छी बहू बनने की कोशिश करने लगी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।